हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक पे शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल तक हमने क्या किया था, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका हार्मोनल कंट्रोल या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर ली थी। जो आज का टॉपिक है वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको सबको डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा होगा। वो मैं पहले इसीलिए बना लेती हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो देखो, कल तक आपको मेन वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, ये सारा का सारा जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, इसकी हर एक लेबलिंग के बारे में हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या आती है, जो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं। हमें पता है कि ओवरी में जो है ओवा बनता है ना। इतनी बात सबको पता है कि यहाँ ओवरी में ओवा बन रहा है। अब बात ये है कि ये ओवरी के अंदर बन रहा है, बट ये यहाँ से पहुँचता कैसे है, कब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है या कब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है ना, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। ये ओवरी है, इसमें से ओवा रिलीज हुआ। ओवा रिलीज होने से क्या होता है, ये जैसे देखो ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के हमारे पास ये चीज़ें हैं। ये इसका लास्ट पार्ट इस्थमस, बीच वाला एम्पुला, इनफंडिबुलम और बिल्कुल लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं उसको हम फिम्ब्रिए बोलते हैं। और ये फिम्ब्रिए इसके यहाँ पे लिगामेंट से देखो ओवरी जो है वो अटैच हो रखी है। ये ओवरी है, लिगामेंट से ये अटैच है। जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आता है, मतलब जब ओवा उसके अंदर डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिम्ब्रिए क्या करता है, उसकी तरफ फोल्ड करके, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिम्ब्रिए क्या है, उस ओवा को वहाँ पे आके, मतलब ओवरी को वो एनक्लोज कर लेता है। जैसे ही ओवरी उसके पास आती है, ये ओवरी हो गई, ये फिम्ब्रिए हो गया, ये इसके पास आ जाएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको वो होल्ड कर लेगा और जैसे ही उसके पास आएगा तो वहाँ से ओवा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ओवा रिलीज हुआ, सपोज ये जो ओवा है ये यहाँ पे पहुँच गया। अब ओवा क्या है, धीरे 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 करके मूव होना शुरू हो जाता है। जब वो मूव हो रहा है तो होता क्या है, हमें इतनी बात पता है कि जो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारे पास फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। क्योंकि ह्यूमन की बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर वो हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फीमेल की बॉडी में हो रहा है, मतलब ओवा क्या है, स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया। ये ओवा है हमारे पास, स्पर्म अगर यहाँ से ये जो स्पर्म है, अगर मैं यहाँ से ये स्पर्म जो इधर से एंटर करवा रही हूँ, सपोज ये यहाँ से एंटर हो गया और इधर से ये आ गया इधर, तो यहाँ पे इसका फ्यूजन हो जाएगा। इतनी बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में होता है। मतलब कई बुक्स में लिखा हुआ होगा कि या तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, या कहीं लिखा होगा एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पे है। जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, एम्पुला में हो रहा है। ठीक है, एम्पुला में कैसे हो रहा है, मतलब फैलोपियन ट्यूब तो है ही। अगर आपको लिखना है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ही एक पार्ट है दैट इज एम्पुला। तो एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये तो बात ये थी कि ये स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू, आपको ये नजर आ रहा है, ये वेजाइनल पोर है, वेजाइना के थ्रू ये यहाँ से चला गया। यहाँ से ओवा आया था इधर एम्पुला में आके दोनों का फ्यूजन हो गया। फ्यूजन हो गया मतलब क्या है, जाइगोट बन जाएगा। इस बात में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मीन्स अगर जो है स्पर्म वहां पे एंटर नहीं किया, है ना, ऑब्वियस सी बात है, हर ओवा हर टाइम तो यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हो रहा। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम हर ओवा को फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म मिल जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुई, मतलब जब अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो उसका क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, ये अनफर्टिलाइज्ड एग की बात करेंगे। यहाँ से ये रिलीज हो गया, अनफर्टिलाइज्ड एग है, बट स्पर्म उसको नहीं मिला, तो क्या होता है, यहाँ से आते हुए ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से शेड ऑफ होगा। शेड ऑफ क्या होगा, देखो हर मंथ में, देखो पहले मैं इसकी बात कर ली तो चलो सारी बात, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी हो गई, ये हमारे पास ये ओवरी क्या है, वेजाइना, वेजाइना के ऊपर ये सर्विक्स, इसकी ये जो कैनाल सर्वाइकल कैनाल। अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों की, तो इसको मिला के क्या है, मैं एक बर्थ कैनाल भी बोल सकती हूँ।
सकती हूँ इसको। क्यों बोल सकती हूँ बर्थ कैनाल? क्योंकि जब बेबी ने यहाँ से बाहर आना होता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन, मतलब जब एक बेबी का बर्थ होता है, जब एक बेबी फीमेल की बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो यहाँ से जब बाहर निकलेगा उस टर्म को क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। तो वो किसके थ्रू निकलता है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू। इसलिए मैं इसको ये बोल रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं बर्थ कैनाल भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये यूट्रस है, ये जो हमारे को वी शेप में दिख रहा है, इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट यूटेराइन फंडस, सेकंड हो गया हमारे पास यूटेराइन कैविटी। ये अपर पार्ट जो पियर शेप का, डोम शेप का आपको नजर आ रहा है, और ये अंदर की कैविटी हो गई। ठीक है जी। तो यूट्रस का क्या है, 3 लेयर्स होती है, मतलब जिससे ये कवर होता है। पहली लेयर जो आउटर लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर दैट इज मायोमेट्रियम, थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम है वो उसकी आउटर कवरिंग है, मायोमेट्रियम जो सेकंड लेयर है, देखो ये यूट्रस की लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। पेरीमेट्रियम मैं बोल रही हूँ कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मतलब एक आउटर लेयर है। मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, मायोमेट्रियम क्या करती है, जैसे जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब इसमें जो है पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्शन वो चीज होती है ना कि पूरी की पूरी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर रही है। मायोमेट्रियम का काम वो है, जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, मतलब मैं बात कर रही हूँ, अगर एक फीमेल ने एक बेबी को डिलीवर करना है तो उस टाइम पे जो मसल्स वहां पे स्ट्रेच हो रही हैं, जो उस टाइम पे उसको एक कॉन्ट्रैक्शन की नीड है, कॉन्ट्रैक्शन की नीड तो ऑब्वियसली पड़ेगी, क्योंकि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो यहाँ से बेबी क्या है, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस टाइम में जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन की नीड है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम उसको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब थर्ड लेयर आती है, स्पॉन्जी सी लेयर होती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। अब बात क्या है, मैंने इसको तीनों साइड से ना ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग बनाया हुआ है। जिगजैग जिगजैग क्यों बनाया, और इसकी देखो कवरिंग भी है, क्योंकि ना ये थोड़ी पिंकिश से कलर की होती है, मतलब रेड पिंक से कलर की होगी, रेड पिंक से कलर की है। अब मैं बोल रही हूँ एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एंडोमेट्रियम के 2 पार्ट्स हैं। एक होता है एंडोमेट्रियम हमारे पास स्ट्रेटम बैसिलिस, और दूसरा होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस। होता क्या है, स्ट्रेटम बैसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस में देखो मैंने ये बोला है कि जब ओवा को स्पर्म मिल गया तब तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा इसके साथ, और एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या है, वो यहाँ पे वोम में आने के लिए रह जाएगा, मतलब इम्प्लांट हो जाएगा। बट अगर उसको स्पर्म नहीं मिला है तो क्या होगा, तो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है। अनफर्टिलाइज्ड एग जब वो आ रहा है, हर मंथ ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये ऐसे ऐसे ही तैयार होती है, हर मंथ तैयार होती है। बट अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होता है, ये सारी की सारी जो लेयर है ये बर्स्ट आउट हो जाएगी, मतलब ये जो लेयर है ये सारी फट जाएगी, यहाँ से ये सारी लेयर पूरी तरह से बर्स्ट आउट हो जाएगी। अब ये बर्स्ट आउट होएगी, इधर से वो भी शेड ऑफ हो गया। ये जब शेड ऑफ होता है, मतलब कौन शेड ऑफ हो रहा है, इसके 2 टाइप के इसमें सेल्स थे या 2 टाइप की लेयर्स थी, दैट इज स्ट्रेटम बैसिलिस और दूसरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो इसमें से स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो थी वो सारी की सारी बर्स्ट आउट हो जाती है, और उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे बैसिलिस पहुंच जाता है। मतलब आप इतनी सी बात याद रख लेना कि जब यहाँ पे उसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं मिलता तो ये लेयर जो है वो फट जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी चीज अगर वहां से बर्स्ट आउट हो जाएगी तो एग्जैक्टली क्या होगा, वहां से क्या होता है, अगर कोई भी चीज किसी भी जगह से, अगर मैं यहाँ से स्किन यहाँ से मेरी बर्स्ट आउट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही ये पूरी की पूरी लेयर अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता, मतलब अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सारी लेयर फट जाएगी, और थ्रू द ब्लड ये सारा का सारा बाहर, रेड कलर की लेयर मैंने बताई थी, तो जैसे ही ये बर्स्ट आउट हो जाएगी ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, और वो ब्लीडिंग को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी, तो यहाँ से ये बाहर आ गया। अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें बोली है कि यहाँ पे ये ओवरी है, ओवा रिलीज कर रही है, फिम्ब्रिया क्या करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, मतलब जब ओवा मैच्योर हो चुका है तब फिम्ब्रिया क्या है, उस ओवरी में से ओवा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ओवा को उसने होल्ड किया और आगे आगे पहुंचा दिया, इन्फंडिबुलम पे, एम्पुला पे, इस्थमस पे, मतलब आगे आगे। तो अगर तो स्पर्म उसको मिल जाता है तो यहाँ पे क्या है, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया।
बन क्या जाएगा इसका, एंडोमेट्रियम का बन जाएगा हमारे पास मैटरनल प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा क्या करेगा फिर बेबी के काम आएगा, जिससे क्या है उसको मदर से जो न्यूट्रिशन मिलना होता है या जो भी फूड मिलना होता है, जो भी न्यूट्रिशन मिलना होता है, वो न्यूट्रिशन क्या है उसको उसके थ्रू मिल सकेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा में वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। मतलब वही एंडोमेट्रियम बनाने में हेल्प कर रही होती है प्लेसेंटा को। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो वही एंडोमेट्रियम फट जाएगी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। ये साइकिल हर मंथ चलता है, 28 टू 30 डेज में ये रिपीट हो जाएगा। ये साइकिल 28 टू 30 डेज में रिपीट होगा। और जो ये ब्लीडिंग वाला टाइम रहेगा 2 टू 8 डेज का रहेगा, डिपेंड करता है हर गर्ल की बॉडी पे। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे बेबी इम्प्लांट हो रहता है। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो बेबी वहां पे इम्प्लांट हो गया। इन तीनों लेयर्स के बारे में पता चल गया, ये बर्थ कैनाल के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको एक ये बात बोल रही हूँ कि जो यूट्रस है वो डिपेंड करता है कि मतलब उसका साइज क्या है। यूट्रस का साइज हमेशा सेम नहीं होता। मतलब एक तो होता है, जैसे एक वुमेन है जो मल्टीपोरस जिसको बोलती हूँ, मतलब एक वुमेन जिसके 2 या 2 से 3, 3 से 4, मतलब 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हैं, उसके यूट्रस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा उस वुमेन के कंपैरिजन में जिस वुमेन का अभी तक एक भी चाइल्ड नहीं है, मतलब जिसने अभी तक एक भी यंग वन को बर्थ नहीं दिया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक बार एक बेबी यहाँ पे रह के चला गया, फिर सेकंड टाइम फिर से हो गया, ऑब्वियस सी बात है थर्ड टाइम क्या होगा, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी होगी। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर एक वुमेन जो है उसके 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं, तो मतलब चिल्ड्रन होंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो यूट्रस का साइज होगा उसके कंपैरिजन में बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, जिस फीमेल का अभी तक एक भी चाइल्ड नहीं है, क्योंकि उसकी मसल्स उस अकॉर्डिंग अभी तक स्ट्रेच नहीं हुई थी। ठीक है जी। तो इसके बाद एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ना, जैसे कि आपको यहाँ पे जो सर्वाइक्स नजर आ रहा है या जो वेजाइना नजर आ रहा है, इसके पास क्या होता है, एक इंटरनल, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से मेंशन करती हूँ, एक होता है इंटरनल ओएस, एक होता है एक्सटर्नल ओएस। मतलब अगर तो कोई ओपनिंग जो इस यूट्रस को सर्वाइक्स के साथ कम्युनिकेट करवा रही है, मतलब ये ओपनिंग जो यूट्रस को इस सर्वाइक्स के साथ कम्युनिकेट करवा रही है कि यहाँ से ये ओपन होके बाहर आ सके यहाँ से, तो इसको बोलेंगे इंटरनल ओएस। अगर एक ओपनिंग ऐसी है कि जो सर्वाइक्स को बाहर आउटसाइड के थ्रू, मतलब वेजाइना के थ्रू उसको ओपनिंग करवा रही है, मतलब कम्युनिकेट करवा रही है। एक ओपनिंग मैं ये बोल रही हूँ कि यूट्रस के साथ कम्युनिकेट करा रही है, मतलब अगर यूट्रस और सर्वाइक्स के बीच की ओपनिंग है, दैट इज यूट्रस एंड दैट इज सर्वाइक्स, अगर इन दोनों के बीच की ओपनिंग की बात करूं, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया जो आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज इंटरनल ओएस। और अगर मैं बात करूं कि सर्वाइक्स और वेजाइना इन दोनों के बीच का जो एरिया है, मतलब ये वाला एरिया जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लो, और अगर इसमें से कुछ भी मतलब नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब एक और बात मैं इसमें क्या बताने वाली हूँ कि जब जैसे ही बॉडी में मतलब होता है कि फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, स्पर्म का और ओवा के साथ फ्यूजन हो चुका है। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो गया है, इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन हुई, फीमेल की बॉडी के अंदर जाके हुआ, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। अच्छा जी, तो उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन था, वो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ गया। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका लेवल बढ़ गया है यहाँ पे। अब क्या होता है, मैंने कल एक बात की थी किसकी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की। अब तुम सोचोगे कि कल तो मैम ने बात की थी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस में आया था, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मेल वाले में आया था। अब यहाँ पे फीमेल वाले में मैडम क्यों बात कर रही है, फीमेल वाले में गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या मतलब हुआ, GnRH, है ना, ये बात की थी मैंने। मतलब मैंने क्या बात की थी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यही बात की थी। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है गोनाड्स के लिए, है ना। गोनाड्स कौन से हैं यहाँ पे,
हमारे पास गोनाड्स कौन से हैं, सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि वहाँ पे कल मैं टेस्टिस की बात करी थी, आज मैं ओवरीज की बात कर रही हूँ। ओवरीज मतलब प्रोजेस्टेरोन भी तो उसमें से रिलीज हो सकता है। जैसे गोनाडोट्रोफिन मतलब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन अगर मेल की बॉडी में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने वाला है। अगर वो फीमेल की बॉडी में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का लेवल, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं बात क्या कर रही हूँ कि अगर जो है फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया है, मतलब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल हाई हो चुका होता है। ठीक है, अब उसका लेवल हाई हो गया, इसका मतलब क्या है, अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, मतलब वाइस वर्सा चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, GnRH अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल कंपैरेटिवली कम होगा उस टाइम पे। बट अगर मैं बात कर रही हूँ कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम होगा। ऐसा क्यों होगा, एक बारी कल की वीडियो देखना या कल वाली बात आपको अगर याद होगी, मैंने बोला था कि हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग करता है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन वहां से रिलीज करता है और वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करता है। इसका मतलब क्या था कि वहां से वो टारगेट सेल पे स्टिमुलेशन दे रहा था, मतलब FSH और LH को स्टिमुलेट कर रहा था, उन हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने में हेल्प कर रहा था। तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी आ रहा था। टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी में ज्यादा बनता है तो वो क्या कर रहा था कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देने गया था कि भाई मेरी बॉडी में इनफ रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हो चुकी है, अब मुझे और टेस्टोस्टेरोन की नीड नहीं है। अब क्या होगा, तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन काम कब करेगा, जब उसको पता होगा कि बॉडी में इस हार्मोन की कमी है। एग्जैक्ट है। अब मैं बोल रही हूँ कि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, अच्छा फीमेल की बात अगर मैं कर रही हूँ, मैंने ये बात बोली है तुम्हें कि फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन कौन है, रिलीज कौन करवाता है, ये, क्योंकि सिग्नल इसी से मिलता है। अब ये सिग्नल दे के क्या करवाता है, इनको रिलीज करवाता है। ठीक है, अगर इनका भी वही होगा कि इनका भी लेवल बॉडी में इनफ हो चुका है, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव फीडबैक लेके जाएंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो वही बात मैं कर रही हूँ कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी में इसका लेवल वैसे ही काफी ज्यादा हाई हो चुका होता है, इसका लेवल बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम पे ये जो है एक्टिव नहीं रह जाता, मतलब इस टाइम इसका लेवल कम हो गया, क्योंकि इसको पता हुई अभी मैं काम करके क्या करूंगा, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन उसका बनाने का काम है। अब प्रोजेस्टेरोन ऑलरेडी बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका लेवल बढ़ गया, तो वो बना के क्या करेगा, उसको कुछ भी बनाने की नीड नहीं है उस टाइम पे। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन उस टाइम पे फिर कोई भी हार्मोन नहीं बनाएगा। तो वाइस वर्सा हम ये बात कर सकते हैं कि बॉडी में जब प्रोजेस्टेरोन लेवल अच्छा खासा है, मतलब जब प्रेग्नेंट है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अच्छा है, मतलब उस टाइम पे GnRH का लेवल कम होगा। लेकिन अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम है तो GnRH उस टाइम पे ज्यादा होगा, क्योंकि उसको उस टाइम पे एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेगा तभी वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ज्यादा बना पाएगा। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यहाँ पे इसकी जनरल ये वाली बात थी कि ऐसे ऐसे इसमें ये वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात करने वाली हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेजाइना की बात करूँ, यहाँ पे देखो नीचे वाला जो पोर आपको नजर आ रहा है वेजाइना, उसकी बात करूँ तो इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ, जैसे कि वो था ना कि एक ओपनिंग है, कल हमने पढ़ी थी, उसमें ओपनिंग क्या थी, पेनिस के थ्रू आ रही थी, जो यूरेथ्रा और वास्ट डिफरेंस से आ रही थी, परसों बात की थी है ना, जिसकी बात की थी, सॉरी लास्ट लेक्चर जो भी फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें पेनिस के थ्रू ही दोनों डक्ट ओपन हो रही थी। यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होगी और इसमें जो ये रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होगी वो अलग होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ओपनिंग की बात कर रही हूँ, मतलब जेनिटल ओपनिंग की बात कर रही हूँ, जहाँ से या तो स्पर्म एंटर होगा इस ओपनिंग से, और या फिर यहाँ से मेंस्ट्रुएशन वाली ब्लीडिंग स्टार्ट होगी जो वो बाहर निकलेगी, मतलब या तो यहाँ से एंडोमेट्रियम फट के बाहर निकलेगी और या फिर यहाँ से स्पर्म अंदर जाएगा। तो इस ओपनिंग का नाम वेजाइना
वेजाइना है। जो दूसरी ओपनिंग है मतलब जिससे यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, उस ओपनिंग की बात मैं कल करूंगी। वो दूसरी ओपनिंग है दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसकी बात हम कल करेंगे। तो आज मैंने सिर्फ इतनी बात करी है कि जो यहाँ पे वेजाइना है, वेजाइना यहाँ पे कौन सी है, जेनिटल ओपनिंग है, जो कि कॉपुलेशन के टाइम पे काम आ रही है। कॉपुलेशन के टाइम पे कैसे काम आ रही है, क्योंकि स्पर्म एंटर होना होता है, और अगर नहीं एंटर होगा स्पर्म तो क्या होगा, वहां से एंडोमेट्रियम की रिलीज हो जाएगी वहां से। तो ओवरऑल एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे तुमने जो चीजें याद रखनी है क्विक के लिए वो क्या है, एक फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीजें हैं जो याद रखनी है। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और उसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इज फिम्ब्रिए। बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं पूरा एक बार रिपीट कर रही हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगी हुई है दैट इज फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। और ये सारी चीजें किसमें कंसीडर हो रही हैं, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम भी कहीं पे लिखा हो सकता है दैट इज ओविडक्ट। तब आप सोचोगे कि ये तो मैडम ने बताया नहीं था, ये ओविडक्ट है। तो ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ ये ओवरी क्या है, एक लिगामेंट से अटैच है। ओवरी इस लिगामेंट से अटैच है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, मतलब जब ओवा मेच्योर हो चुका है तब ओवा रिलीज होगा और ये फिम्ब्रिए को दे देगा। फिम्ब्रिए उसको होल्ड करके ऊपर ऊपर लेके जाना शुरू हो जाएगा। और जब उसके पास अगर तो स्पर्म की एंट्री वहां से हो गई, स्पर्म की एंट्री हो गई, एक बार ये ओवा क्या करेगा, वहां एम्पुला तक रुकेगा। उसने क्या देखा कि भाई यहाँ पे स्पर्म आ रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गई, चलो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, वो चुपचाप फर्टिलाइज होके यहाँ पे बैठ जाएगा। अच्छा, क्योंकि उसने अब उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बात भी करेंगे कैसे वो जाइगोट, अब फर्टिलाइजेशन होगी तो वो जाइगोट या ऑफस्प्रिंग बन रहा है, अब कैसे वो एम्ब्रियो बन के वहां पे इम्प्लांट हुआ उसकी बात भी करेंगे। अब ये तो था कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यूट्रस की जो ये लेयर सी आउटर लेयर दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एंडोमेट्रियम जो है वो बर्स्ट आउट हो जाती है। एंडोमेट्रियम बर्स्ट आउट हो जाती है, मतलब उसकी जो ये दो लेयर्स थी, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये फंक्शनलिस जो है ये बर्स्ट आउट हो जाती है और इसको रिप्लेस कर देता है जिसका दूसरा पार्ट दैट इज स्ट्रेटम बेसिलिस, ठीक है। तो अगर तो ये ऐसे ऐसे ये बाहर आ गई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब हो जाएगा, 28 to 30 डेज में। मतलब ये लेयर जो है एंडोमेट्रियम की ये हर 30 डेज तक बनती है और फिर एक टाइम आके ये टूट जाती है, ठीक है। क्यों टूट जाती है, मतलब क्यों बस्ट आउट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म अभी नहीं पहुंचा था, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं थी, तो इसको उसकी नीड ही नहीं थी, तो वहां से वो बस्ट आउट हो जाएगी। और अगर इसको वो मिल जाता स्पर्म तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम बजाय कि बस्ट आउट होने के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैटरनल प्लेसेंटा के अंदर। जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई मतलब वो प्लेसेंटा कन्वर्ट हो गया, प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया है। अगर वो प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है, वहां पे अब जीएनआरएच जो है उसका काम कम हो गया, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जीएनआरएच बना रहा था और क्योंकि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए क्या हुआ कि जीएनआरएच उस टाइम पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसने का काम ही यही है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाना है। अब जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपने आप से बॉडी में एक्टिवेट हो रखा है तो जीएनआरएच को वहां पे काम नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मैंने ये बात करी कि ये वेजाइना जो जेनिटल ओपनिंग है और ये सर्वाइक्स, इधर ये इसके बीच की कैनाल, दिस कैनाल, ये वाली जो बीच का एरिया आ रहा है दैट इज सर्वाइकल कैनाल, ये वेजाइना सर्वाइकल कैनाल। यहाँ इस दोनों, यहाँ से अगर हो गया कि बेबी ने यहाँ पे इम्प्लांट किया तो बेबी यहाँ से ही बाहर निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि नॉर्मल पार्ट्यूरेशन जो होती है वो यहीं से होती है। तो इन दोनों चीजों को मिला के ये बोल दिया जाता है कि दिस इज बर्थ कैनाल। क्यों, क्योंकि बेबी का बर्थ इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो बेबी का बर्थ इसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल के थ्रू। और दो चीजें जो आपकी बुक में शायद लिखी हो सकती हैं, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस ओपनिंग्स हैं। एक ऐसी ओपनिंग जो यूट्रस को सर्वाइक्स के साथ कम्युनिकेट करवा रही है दैट इज इंटरनल ओएस। एक ऐसे ही ओपनिंग मतलब जो सर्वाइक्स को वेजाइना के मतलब आउटसाइड के थ्रू कम्युनिकेट करवा रही है दैट इज एक्सटर्नल ओएस। तो ये आपके पास जो पूरा टॉपिक है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये यहाँ पे जो है इसकी नॉर्मल ये जो बात थी कि ऐसा डायग्राम होता है, ये ऐसे ऐसे से काम करेगा।
यहाँ पे ये चीज़ खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।